चलिए तो फिर से शुरू क्लास कर रहे हैं। 10th क्लास हिंदी गोधोली भाग 2। जिस प्रकार से हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पढ़ें, सेकेंड चैप्टर को पढ़ें, उसी प्रकार से थर्ड चैप्टर को भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और थर्ड चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। कारण है इसमें अपना भारत के बारे में पढ़ना है। भारत से हम क्या सीखें, यह भाषण है और लेखक मैक्स मुलर जी हैं। अब इसमें जो पॉइंट बेसिक है, बेसिक पॉइंट हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैक्स मुलर का यही मैक्स मुलर है। चलिए तो सबसे पहले भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें पूछता है कि भारत से हम क्या सीखें, ये कौन सी विद्या है। तो यह एक भाषण है। भारत से हम क्या सीखें, यह भाषण है और लेखक जो हैं मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखें भाषण है, लेखक मैक्स मुलर। अब मैक्स मुलर लेखक भूल जाएंगे तो किस प्रकार से याद करेंगे। भारत से हम क्या सीखें, तो भारत से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को सीखें। तो मैक्सिमम से याद रखना है मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखें, यह एक भाषण है, लेखक जो है मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर है और मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था। मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था। मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, यानी जन्म 1823 में और मृत्यु 1900 ईस्वी में, यानी कि ये 77 साल जीवित रहे। ये 77 साल जो है जीवित रहे। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहे थे, है ना। स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहे थे, तो मैक्स मुलर को कहे थे। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांत किसने कहे थे, तो स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। चलिए और कुछ पॉइंट है देख लेते हैं। लेखक परिचय से जितना भी पॉइंट है, महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दिए थे। महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दिए थे। उसके बाद इन नाइट की उपाधि फिर वापस लौटा दिए थे। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किए। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किए। बुक में एक पॉइंट था कि प्लूटो का संबंध किस देश से था, तो प्लूटो का संबंध यूनान देश से था। प्लूटो का संबंध किस देश से था, तो प्लूटो का संबंध यूनान देश से था। कठ और केन क्या है, तो कठ और केन उपनिषद है। कठ और केन क्या है, तो कठ और केन उपनिषद है और इसका अनुवाद जो है मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में की। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कर 1783 ईस्वी में किए।
सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किए। समुद्री यात्रा से सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा किए और भारत को बहुत अच्छा कहे। दारिस नामक प्राचीन काल के सोने की सिक्का है। प्राचीन माने हो गया पहले का, प्राचीन। 172 दारिस नामक सोने का सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को वाराणसी में मिला था। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो भारत की सर्वाधिक आबादी गांवों में बसती है। मुंडा भारत देश की जाति है। मुंडा भारत देश की जाति है। पुरातन मानव का अर्थ प्राचीन होता है। पुरातन मानव का अर्थ क्या होता है? प्राचीन होता है। यह पाठ जो जर्मन भाषा में था, यह जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं, भारत से हम क्या सीखें, यह पाठ जर्मन भाषा में था और इसको रूपांतरण करने वाले है ना, कौन है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। यह पाठ जो है जर्मन भाषा में था और हिंदी में इसको रूपांतरण करने वाला कौन व्यक्ति है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ये कुछ पॉइंट था। अब हम लोग चलते हैं पाठ के साथ, यानी प्रश्न उत्तर, और इसका जवाब जो है ज़्यादा लॉन्ग नहीं दिया गया है, शॉर्ट इसका जवाब दिया गया है, जो कि आप कम समय में भी इसे तुरंत याद कर लेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है, समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है? तो सबसे पहले लेखक ने भारत को सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश इसलिए कहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप गौर से देखेंगे तो प्रश्न को रिपीटेड किया गया है, प्रश्न को ही लिखा गया है, यानी कि आप 2 लाइन जो है आंसर याद कर सकते हैं। क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है और भारत का सौंदर्य भी काफ़ी आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, पर्वतों एवं हरे भरे खेतों लोगों को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित कर लेती है। यहाँ के खेत खलिहान, हरे भरे पहाड़, नदियाँ, ये सब क्या करते हैं? लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होते? तो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गाँवों में होती है। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाकों में ही हो सकते हैं, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में होता है। क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीण इलाकों में ही है। क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीण इलाकों में ही है। अगर असली संस्कृति देखना है, लेखक कहे असली संस्कृति देखना है, तो कहाँ आइए? भारत इलाकों में आइए। अगला प्रश्न जो है, तीसरा नंबर, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? क्यों लगाकर क्वेश्चन को 2 बना दिया है? क्यों लगाकर क्वेश्चन को 2 बना दिया है? अब यहाँ पर देखते हैं, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है।
क्योंकि यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान खोजा गया है जो विश्व के लोगों के लिए चिंतन का विषय है। कितना बढ़िया बात बताएं। चलिए अगला प्रश्न। चार नंबर कह रहा है कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बतलाया है। लेखक का कहना है कि जो लोग भूविज्ञान, लेखक का क्या कहना है कि जो लोग भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अवश्य भारत का दर्शन करना चाहिए। उन्हें निश्चय ही विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। कह रहे हैं कि जो लोग भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो भारत जरूर आइए, वो भारत जरूर आइए। आगे क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? तो अगला प्रश्न कह रहा था कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? तो जवाब देना है कि जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था और वो घड़ा अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को तोहफा समझकर भेज दिया। किसको भेज दिया गया? याद रखिएगा, किसको भेज दिया गया? तो याद रखिएगा अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को तोहफा समझकर भेज दिया गया कि धरोहर बचा हुआ रहे। लेकिन कंपनी के मालिक ने इसका महत्व नहीं समझा और इसे गला दिया गया। और इसे क्या किया गया? और इसे गला दिया गया, माने पिघला दिया गया, गला दिया गया और गला दिया गया। इसी को दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा गया। इसी को क्या कहा गया? दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा गया। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अपदान को रेखांकित किए? तो इसका आंसर लिखना है कि लेखक ने बताया कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नव जीवन का संचार हुआ। यहाँ बड़ी बड़ी बातों को एक छोटे से कहावत के रूप में समेट दिया जाता है। बड़ी बड़ी कहावतों को एक छोटे से खिस्से में क्या किया जाता है? समेट दिया जाता है। एग्जाम्पल में एक लिख कर बताए हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी बलवानों का बोलबाला। बहुत बड़ी बड़ी बातों है ना छोटे से हिस्सों में क्या करता है? समेट लिया जाता है। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के साथ यूरोप के व्यवहारिक संबंध के प्राचीन परिणाम लेखक ने क्या दिखलाया है? तो लेखक के अनुसार बाइबिल में कही गई बातों कि हाथी के दांत, बंदर, मोर, चंदन इत्यादि ये सब वस्तुएं भारत के सिवाय किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे हाथी के दांत कितना महंगा मिलता है, लाखों रुपया में मिलता है हाथी के दांत। चंदन की लकड़ी कितना महंगा मिलता है। तो ये सब जो है ये
भारत के अलावे और ये कहीं नहीं मिल सकता है, ये लेखक का कहना है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है? स्पष्ट करें। लेखक ने भारत के ग्राम पंचायतों के बारे में कहा है कि समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायतों में विद्यमान है। इनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है। मतलब बतलाया है कि समझने और समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र क्या है? तो ग्राम पंचायत है। समझने और समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र कहाँ है? तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जो विश्व के किसी भी देश में ऐसा व्यवस्था नहीं है। यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, जो विश्व के किसी भी देश में ऐसा व्यवस्था जो है नहीं है। 10वां नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के लिए इतिहास से अच्छा है। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से क्या है? अच्छा है, जिससे भारत की युवा सीखकर अपने भविष्य को क्या बना रहे हैं? अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। अपने भविष्य को क्या बना रहे हैं? तो भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। अगला प्रश्न जो है 11 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व को बतलाए हैं, इसके बारे में। मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इनकी प्राचीनता है। प्राचीनता माने क्या होता है? पुरानी भाषा। क्योंकि संस्कृत विश्व के सभी भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा संस्कृत है और संस्कृत भाषा से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा सबसे ज़्यादा देवी देवता संस्कृत भाषा से प्रसन्न होते हैं। और संस्कृत भाषा विश्व के सबसे पुराना भाषा है। विश्व के सबसे पुरानी भाषा कौन सा है? संस्कृत है। 12 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों? तो लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। 13 नंबर प्रश्न, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुआ है? तो संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में
पिछला जगत के विचार छाया हुआ है। इसने मानव जाति के संपर्क इत्यादि को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखलाया है, जो पहले नहीं हो पाया था, जो पहले नहीं हो पाया था। चलिए दो प्रश्न। और लेखक ने भारत के लिए नवयुग अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया? तो लेखक ने बताया कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण ही नव जीवन का संचार हुआ है। भारत में प्राचीनता, कहावतें एवं दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाता है। सबसे ज़्यादा कहावत अगर आया है, कहा गया है कि सबसे ज़्यादा कहावत आया है, तो कहाँ से आया है? तो बौद्ध धर्म से आया है। सबसे ज़्यादा कहावत कहाँ से आया है? बौद्ध धर्म से आया। अंतिम प्रश्न, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तीन तीन प्रश्न, एक प्रश्न में 3 क्वेश्चन। चलिए उत्तर किस प्रकार से देंगे? लेखक ने नया सिकंदर भारत में आने वाले अधिकारियों को कहा है, और ऐसा कहना बिल्कुल उचित है, क्योंकि लेखक कहते हैं कि यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में सुनहरे सपने देख सकते हैं, और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं, जैसे सर विलियम जोन्स ने कोलकाता पहुंचने के बाद इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार काम किए। आप भी कर सकते हैं, लेखक का कहना था। इस प्रकार से जो पाठ का मेन पॉइंट था, तो मेन पॉइंट को हम लोग देखें। उस प्रकार से प्रश्न 1 से लेकर 15 तक जो सटीक उत्तर इसका मिला। इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कुछ एग्जाम के दृष्टि से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए, भारत से हम क्या सीखें पाठ की कौन सी विधा? तो हम कह सकते हैं, अभी बताएं, भाषण। भारत से हम क्या सीखें पाठ के लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर। बताएं अभी कि भारत से हम क्या सीखें? तो भारत से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को सीखें। तो मैक्सिमम से याद रखेंगे मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। अगला प्रश्न जो है, मैक्स मुलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी डेसाउ नामक नगर में, है ना, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब इनके पिता की मृत्यु हो गया था? तो 4 वर्ष के थे। जब 4 वर्ष के मैक्स मुलर थे तो इनके पिता विल्हेल्म की मृत्यु हो गया था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर। मैक्स मुलर का निधन
कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। भारत से हम क्या सीखे? भाषण को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? तो सच्चे भारत का दर्शन गाँवों में होता है। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? सच्चे भारत का दर्शन गांव में होता है। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, 3000 वर्ष पुरानी। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते भारत कब पहुँचे? तो 1783 ईस्वी में पहुँचे। मैक्स मुलर ने किस देश को सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण देश बतलाया है? तो भारत देश को बतलाया है। मैक्स मुलर ने किस आयु में लिपिगंज विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन आरंभ किया था? तो 18 वर्ष की उम्र में किया था। और कौन सी भाषा का? तो संस्कृत भाषा का, याद रखिएगा। महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि दी थी? महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि दिए थे? तो मैक्स मुलर को। और फिर मैक्स मुलर जी क्या किए थे? इसे वापस लौटा दिए थे। सोलह नंबर प्रश्न है कि कठ और केन आदि उपनिषदों को जर्मन भाषा में अनुवादित किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि मैक्स मुलर को कब दिया? तो 1868 ईस्वी में दिया। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा का। मैक्स मुलर ने किसकी नाइट की उपाधि को और आज अस्वीकार कर दिया? तो महारानी विक्टोरिया की नाइट की उपाधि जो है महारानी विक्टोरिया मैक्स मुलर को दिए थे। उसके बाद ये वापस लौटा दिए थे, अस्वीकार कर लिए। मेघदूत और जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो मैक्स मुलर को कहा। ये सभी प्रश्न हो गए। अब एग्जाम के दृष्टि से इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस सभी प्रश्न को बताया गया और सटीक आंसर इसका बताया गया है। आप इसे याद कर लें। फर्स्ट चैप्टर का भी महत्वपूर्ण जो है छोटा छोटा प्रश्न फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का भी बताया गया था, उसी प्रकार से थर्ड चैप्टर का भी बताया गया। फिर फोर्थ चैप्टर आएगा तो आपको बताया जाएगा। जय हिंद जय भारत।